गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो हम लोग अभी तक FBD पढ़ रहे थे। तो FBD पढ़ा नहीं था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने फोर्सेस के टाइप पढ़े हुए हैं, नॉर्मल रिएक्शन आपको समझाई हुई है, कॉन्टैक्ट फोर्स समझाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अभी उसके आगे पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ तीनों मोशन पढ़ेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम लोग FBD पढ़ेंगे, देन मैकेनिक्स की थोड़ी थोड़ी चीजें समझेंगे। ठीक है, दूसरा ये है बच्चों की 6 जून से सैटरडे से लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसके पहले आपको क्या करना है, अपने एडमिशंस कंफर्म करने। तो आपको इस नंबर पे कॉल करके जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके अपने एडमिशंस कंफर्म कर लीजिए, जिससे आप लाइव क्लासेस कर पाए। ठीक है, अब जो क्लासेस खुलने का चांस है वो जुलाई में डिसाइड होगा कि कब से खुल रही है। आप समझ लीजिए प्रोबेबली लास्ट जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी विद सोशल डिस्टेंसिंग, या जो भी गाइडलाइन आएगी उस हिसाब से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग बकवास अब ज़्यादा नहीं करते हैं, हालांकि काम की बात करी हमने, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, आइए। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स की हम लोग बात करते थे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होने के लिए दो बॉडी एटलीस्ट कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, और एक एक्सटर्नल फोर्स भी जरूरी है। तो अगर दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है और कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट होने के लिए मस्ट कंडीशन दो है। पहला कंडीशन ये है कि बॉडी कांटेक्ट में होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अपने पास होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एक बार और क्लियर करते हैं नॉर्मल रिएक्शन को। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे सर। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं कि पहला तो ये होता है कि ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है, दूसरा ये है कि ऑलवेज, हालांकि पहले लिखा है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या रहेगा, जहां पर कांटेक्ट रहेगा उसके परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा। लाइक हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि सर आपके पास ये मास m है, तो नीचे mg लग रहा होगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि mg ने इसको नीचे खींचा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाया है। तो ब्लॉक ये टेबल या सरफेस पे फोर्स कितना लगाया होगा, n लगाया होगा। तो ये क्या है आपका पास, एक्शन है। क्या है ये? एक्शन है। ये क्या है आपके पास, एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये क्या है आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन है। कोई बुक में आपको R से रिप्रेजेंट करता है, हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं तो N से। तो कोई लोग रिएक्शन का R पकड़ लेते हैं, कोई नॉर्मल रिएक्शन का N पकड़ लेते हैं, तो ये वही आपका है। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चे के टेबल के सरफेस पे अगर बॉडी आएगा तो टेबल के सरफेस पे बॉडी फोर्स लगाएगा एंड दैट इज N हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिसको मैं एक्शन मान रहा हूं। तो ये क्या लगाएगा, इस पर एक और फोर्स लगाएगा, जिसको, तो क्या होगा कि जितना फोर्स इस पर लगाएगा सरफेस भी बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स किसने लगाया है, सरफेस ने लगाया है। किस पर लगाया है, बॉडी पे लगाया है, एंड दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। और ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, दूसरी कहानी होती है, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो जितना एक्शन लगा है उतना ही आपके पास क्या रहेगा, रिएक्शन रहेगा। ठीक है, थर्ड होता है अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या रहेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन इनके क्या रहेंगे, अपोजिट रहेगा। क्योंकि आपका एक्शन अगर डाउनवर्ड है तो रिएक्शन क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझ पाएंगे कि सर ये जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है क्या है। अब एक चीज और आपको समझा देते हैं
एक कहानी और बता देते हैं सर कि अगर ये हर बार क्या ऐसे फ्लैट सरफेस पे बॉडी रखा रहेगा क्या? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास ये ब्लॉक है, ये मास m है, हालांकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये एक रॉड है और ये रॉड ऐसे रखी हुई है, इसका मास मान लीजिए m डैश है, तो यहाँ पर नीचे mg लग रहा होगा, तो ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इसका सेंटर ऑफ मास रॉड का मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पर m डैश g लग रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। तो फिर यहाँ पर कितने जगह पे ये बॉडी ये रॉड कहाँ कहाँ पे कांटेक्ट पे है? एक जगह ये है और दूसरी जगह ये है, तो इस ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, तो मान लीजिए ये N2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ N3 मान लीजिए, वhatever जो भी मानना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स के लॉज कौन कौन से हैं, और उससे पहले जो टर्म यूज होनी है वो ही पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया। इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया का स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया की हम ये बात करते हैं कि कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहे, या स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहे। तो किसी बॉडी का टेंडेंसी, ये एनर्जी क्या होता है? किसी एक बॉडी का टेंडेंसी होता है कि ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखना चाहता है, चेंज नहीं करना चाहता है, हम उसको क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। फिर से क्लियर करते हैं, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब अगर वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, तो हम उस बॉडी के इस तरह के प्रॉपर्टी को, इस तरह की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया की हम बात करें तो इनर्शिया जो होगा आपके पास, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चे? मास होगा। बॉडी का मास जितना ज्यादा रहेगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा रहेगा। कैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं? सर अगर आपके पास कोई बॉडी है, एक कंकर है, 2 ग्राम का कंकर है, आप उसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं, या फिर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो मोशन में लाना चाहते हैं, या स्टेट ऑफ मोशन में है तो रोकना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक 2 ग्राम का पत्थर लीजिए आप और तबीयत से उछालिए। ठीक है, तो ऐसे बोलते ना कि कौन कहता है कि इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल नहीं है? क्या तो है यार, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो। तो तबीयत से पत्थर उछालना है हमको, तो बच्चे आपके पास 2 ग्राम का पत्थर है, बहुत छोटा सा पत्थर है, तो आप आसानी से उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, या उसके स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकते हैं, या स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ी सी चट्टान है, तो आप लगाते रहिए फोर्स। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो पापड़ बना के निकल जाएगा। मान लीजिए बहुत बड़ा सा पत्थर, एकदम चट्टान आपकी तरफ ऐसे लुढ़कते हुए आ रही है और आप बैठे हुए हैं, आप उसको रोकना चाह रहे हैं। हो सकता है आप रोक भी लें, या हो सकता है नहीं रोक पाए, लेकिन अगर आप रोक पाएंगे पूरी जान लगानी पड़ेगी, बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं रोक पाए तो आपको वो एकदम चटनी बना के निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर छोटा सा पत्थर आपके पास कोई फेंका हुआ है या बॉल फेंकी हुई है तो आप उसको कैच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि इनर्शिया कम है उसका। ठीक है, तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास जितना ज्यादा रहेगा, जो कोई एक बच्चा है बहुत हैवी है, हेल्दी है, तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। कोई एकदम ऐसे धागे की तरह पतला बच्चा है तो उसका इनर्शिया कम है। तो मास जिस बॉडी का ज्यादा रहेगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है। ठीक, इनर्शिया हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या है डेफिनेशन? लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन है ही नहीं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का पूरी दुनिया में कोई डेफिनेशन नहीं है। लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, बट कुछ बुक में या कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ मोशन, स्पेलिंग पता नहीं है, डबल एम होता है कभी, अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज मोमेंटम।
अगर वो लीनियर है तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, एंगुलर अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी है तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो अब कहानी कैसी है, अमाउंट ऑफ मोशन क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल का मास मान लीजिए 100 ग्राम है और 100 ग्राम वो 100 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो आपके पास मोमेंटम है। लेकिन वहीं पर आपके पास अगर 100 किलोग्राम का बॉडी है और 2000 किलोमीटर पर सेकंड से आ रही है तो उसका मोमेंटम ज्यादा है। अमाउंट ऑफ मोशन से मतलब है कि अगर एक बॉल है, किसी ने ऐसे कट लगाया है और आप उसको आसानी से कैच कर ले रहे हैं, कोई जर्क आपको नहीं आ रहा है, तो मोमेंटम कम है, ऐसा समझ सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, बट मैं आपको फील करा रहा हूँ। या जैसे मान लीजिए किसी ने एकदम फटाक से मारा हुआ है और आप एकदम ऐसे लाइन ऑफ साइट पे ऐसे कैच आ रहा है आपको और आप ऐसे इसको कैच कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारा जर्क लग रहा है, तो वहां पे मोमेंटम क्या है, ज्यादा है। या फिर हम ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ मोशन वहां पे ज्यादा है। कैसे, अगर आपको बॉल आसानी से आपके पास आ रही है, आप उसको कैच कर रहे हैं, आपको कोई जर्क नहीं लग रहा है, आप ऐसे एक हाथ से कैच कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वहां पर अमाउंट ऑफ मोशन कम है। अगर बहुत स्पीड से किसी ने रिटर्न मारा हुआ है बैट से और आपके पास आ रही है बॉल, बहुत स्पीड से आ रही है, आप उसको कैच कर रहे हैं, तो आपको बहुत पीछे लेके जाना पड़ रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ मोशन क्या है, ज्यादा है। तो मोमेंटम को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी क्या होता है, मोमेंटम होता है, एंड इट इज represented by p and p equal to mass into velocity of body, that is mass of body into velocity of body। तो हम लोग इसको लिखते हैं वेक्टर p बराबर m वेक्टर v, और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका हम लोग SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट होता है बेटा ये किलोग्राम और ये मीटर पर सेकंड, तो p का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसका SI यूनिट होता है। तो मोमेंटम आई होप आपको क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी जो होता है वो आपका मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर p बराबर मास स्केलर है, v क्या है, वेक्टर है, तो मास इनटू वेक्टर क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसका SI यूनिट की बात करेंगे तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम एंड v का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। हम लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, लिखो। अब आइए हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन तो पता है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो एक्सेलरेशन होता है, तो आगे बढ़े, ठीक है। अब लिखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहला है फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास है, पहले आप लिख लिया है तो पहले को पढ़ लेते हैं फिर दूसरे की बात करेंगे, आइए, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलिए इनर्शिया की बात करें तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन क्या बोलते हैं कि कोई बॉडी अगर चल रही है, एकदम टेढ़ भाषण समझाते हैं, आपको समझ में आएगा 100%, समझ में ना आए पैसा वापस ठीक है, ऐसा नहीं है। तो क्या बोलते हैं न्यूटन कि फर्स्ट लॉ में वो स्टेटमेंट उनका क्या है कि अगर कोई बॉडी चल रही है या कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो चलती रहेगी। अगर चल रही है तो चलती रहेगी या रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। आगे ना, कोई बॉडी अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है। या कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू Newton's first law, if a body is in a state of rest or a state of motion, it will be in the state of rest or state of motion respectively till an external force is applied. तो ऐसा लिख सकते हैं, a body is in state, ऐसा लिख सकते हैं, a body does not change its state of rest
or state of motion till an external force is applied। ठीक है, अंटिल लिख देना भाई। क्या है? Body does not change its state of rest or state of motion until an external force is applied। कोई भी बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब अगर फैन घूम रहा है तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं, अगर एक फुटबॉल फैन घूम रहा है तो लाइट चली जाएगी तो रुक जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करते हैं, आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। इस अगर मान लीजिए आप ये पूरा अर्थ सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, तो अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, आपने एक बॉल को किक कर दिया, और अगर बॉल को आपने किक कर दिया है तो बॉल अनंत काल तक चलती चली जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, वो एक्सटर्नल फोर्स अपोजिंग फोर्स है नहीं, तो वो रोकेगा नहीं उसको। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है। ठीक, मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास फर्स्ट लॉ आपको समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, मैं रुका हूं तो मैं रुके रहना चाहता हूं, अगर मैं चल रहा हूं तो मैं चलते रहना चाहता हूं जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। तो सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मान लीजिए अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो कोई भी बॉडी अगर चल रही है तो चलती रहती, क्योंकि फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की वजह से बॉडी चल रही है तो कई कुछ टाइम बाद रुक जाती है, या कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। जैसे मान लीजिए एक पत्ता, एक लीफ है, ठीक है, या फिर कोई कंकर है या पार्टिकल है, कुछ भी रखा हुआ है, तो हवा लग रही है तो हवा की वजह से प्रेशर फोर्स आ रहा है तो उड़ जा रही है, तो रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में चली जा रही है। या कुछ भी है, या पेड़ खड़ा हुआ है, बहुत जोर से एकदम आंधी आई हुई है तो पेड़ टूट के गिर गया है तो स्टेट ऑफ मोशन में चला गया है। या फिर वो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहता था, लेकिन वो फोर्स की वजह से क्या हुआ, स्टेट ऑफ मोशन में चला गया है ना। तो स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा, या स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में चला जाएगा जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे। अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तो वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, सीधी सी बात है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक, आइए, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, आप डायरेक्टली देख ही लीजिए कि इनर्शिया क्या होता है। कि इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। टेंडेंसी क्या होती है बॉडी की, वो जैसी है वैसा ही रहना चाहती है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स कैसे सेट होंगे, जैसे हम लोग बस में बैठे हैं, ठीक है, तो बच्चे जब हम बस में बैठे हैं तो बस में बैठ गए तो सीट के साथ मेरा लोअर पोर्शन अटैच हो गया, बर्थ के साथ लोअर पोर्शन अटैच हो गया और मेरा मुंडी 3D में है। बस रुकी हुई है और बस अचानक से चल पड़ती है, ठीक, तो हमारा बॉडी रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहता था और पूरी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, ठीक है। तो चेयर, जो कार का चेयर है या बस का जो चेयर है वो हमारे लोअर को, चूंकि हम चेयर पे बैठ गए ना तो लोअर पोर्शन चेयर से अटैच हो गया, चेयर रेस्ट में है, लोअर पोर्शन भी रेस्ट में है और हेड भी रेस्ट में है, लेकिन वो किसी बॉडी से अटैच नहीं है, 3D में है। अब बस या कार चल पड़ी तो बस कार जब चलेगी तो उसका चेयर भी चल पड़ा है और मेरा लोअर पोर्शन चेयर के साथ अटैच है, तो चेयर के साथ मेरा लोअर पोर्शन भी चल पड़ा है, लेकिन ये किसी के साथ अटैच नहीं था, ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो जब हमारा लोअर पोर्शन आगे बढ़ेगा तो ये पीछे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि वो वहीं रहना चाहता था जहां था। नहीं समझा क्या हुआ, इनर्शिया का एग्जांपल क्या है कि जब बस रुकी हुई है या कार रुकी हुई है, हम उस पर बैठ जाते हैं तो हमारा लोअर पोर्शन कार के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि सीट पर हम बैठ गए हैं, लेकिन हमारा मुंडी जो है हम किसी पर टिके नहीं है, तो हमारा मुंडी क्या है, मुंडी जो है वो 3D में है, लेकिन वो किसी के साथ अटैच नहीं है। जैसे बस चलती है तो हमारा बॉडी का लोअर पोर्शन चल पड़ता है, लेकिन मुंडी क्या रहती है, 3D में ही रहती है, तो 3D में रहेगी तो जहां थी वो वहीं रहना चाहती है, लेकिन बस आगे निकल रही है तो फिर ये पीछे लुढ़क जाता है। नहीं समझे,
अब आइए ब्रेक लगाते हैं। फिर कैसे भी जब बस चल पड़ती है मैं पीछे जाता हूँ, फिर अपने आप को संभालता हूँ, फिर मैं बस चल रही है कांस्टेंट स्पीड से तो मैं ठीक हूँ, लेकिन जब एक्सेलरेटर अचानक से ड्राइवर दबाता है तो फिर से हम पीछे जाते हैं, फिर अपने आप को संभालते हैं, फिर ऐसे करके बस चल रही है ठीक ठाक, और हो सकता है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, हम बराबर खा पी रहे जा रहे हैं। फिर क्या होता है हमारे पास, फिर कहानी ऐसी बनती है कि जब बस में ब्रेक लगाता है तो हम आगे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, सब चल रहे हैं, मुंडी भी चल रहा है, लोअर पोर्शन भी चल रहा है, कार भी चल रही है, चेयर भी चल रहा है, सब मोशन में है। अब अचानक से जब ब्रेक लगेगा तो कौन रुका? बस। तो बस रुकी तो बस का चेयर रुका, बस का चेयर रुका तो बस के चेयर के साथ अटैच बॉडी का पार्ट भी रुक गया। लेकिन ये जो है ये चलते रहना चाहता था, तो हम लोग बड़ा आगे गिरते हैं या सर लग जाता है सामने वाली चेयर पे। नहीं समझा? थोड़ा बहुत समझा क्या? कहानी ऐसी है कि जब वो ब्रेक लगाता है तो हमारे लोअर बॉडी का पोर्शन रुक जाता है, लेकिन अपर बॉडी का पोर्शन चलते रहना चाहता है। क्योंकि वो बस के किसी भी बॉडी के साथ अटैच नहीं है तो वो चलते रहना चाहता है, तो वो जाके आगे टकराता है। तो बस में जब हम बैठते हैं तो बस जब चल पड़ती है तो हम पीछे गिरते हैं, जब बस रुकती है तो हम आगे गिरते हैं। ठीक है, जब ब्रेक लगाता है वो तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, जब वो एक्सीलरेट करता है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। ये किसकी वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से होता है। ये बॉडी की टेंडेंसी ये होती है कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है, इसलिए ऐसा होता है। अरे हाँ के ना? अरे हाँ। चलो अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो सेकेंड लॉ में आते हैं। सेकेंड लॉ की हम लोग बात करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ की हम लोग बात करें तो पहला अभी हम लोग मोमेंटम पढ़े हैं, तो इन्होंने डायरेक्टली बोला है, इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इम्बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, अनबैलेंस भी बोल सकता है, लॉ ऑफ इम्बैलेंस फोर्सेस, या इसको बोलते, ठीक है ना, इतना लिख लिया। अब कहानी ऐसी है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज, या फिर ऐसा लिखें, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज फोर्स। मतलब फोर्स क्या हो गया? फोर्स बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डी इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म या एवरेज फोर्स आपके पास निकालना है। अगर डेल्टा टी बहुत कम है तो इंस्टेंटेनियस फोर्स आपके पास क्या होगा? F बराबर dp अपॉन dt हम लोग लिख सकते हैं, और इसका ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग यही यूज करते हैं। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि सर जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही क्या होता है? आपके पास फोर्स होता है। तो चेंज इन मोमेंटम होता है वही क्या होता है? फोर्स होता है। तो चेंज इन मोमेंटम की हम लोग ने बात करी हुई है, हम लोग मोमेंटम जानते हैं क्या होता है, फिलहाल हमने भी पढ़ा हुआ है। तो आप डायरेक्टली लिखना है, सेकेंड लॉ क्या लिखते हो तुम? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। वो गलत है। तो क्या लिखते हैं हम लोग? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज फोर्स। तो फोर्स बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा डी, F बराबर dp अपॉन dt। अगर टाइम बहुत कम है तो टाइम बहुत कम, लाइक कैमरे का फ्लैश जितना टाइम होता है उसको हम बोलते हैं t टेंड्स टू जीरो। मतलब बहुत कम टाइम को हम लोग फिजिक्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैमरे का फ्लैश जितने टाइम तक चमकता है या पलक झपक जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंट टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो सर हमको क्या मिला है? हमको मिला है P बराबर m इंटू वी, या वेक्टर P बराबर है m इंटू वेक्टर v। तो हम लोग फोर्स को क्या लिखेंगे सर? वेक्टर फोर्स बराबर dp वेक्टर अपॉन dt। तो इसको लिख सकते हैं, आपको एक डिफरेंशिएशन फार्मूला बता देते हैं, d अपॉन dt u इंटू v। अगर मान लीजिए दो फंक्शन है u और v है, उनका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं? u बाहर लेंगे dp अपॉन dt प्लस v बाहर लेंगे du अपॉन dt, है ना। मतलब क्या किया? ये पहला है और ये दूसरा है, तो पहले को बाहर लिया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को बाहर लिया, पहले को डिफरेंशिएट किया। ये डिफरेंशिएशन हम लोग मल्टीप्लाई में करते हैं, ऐसा ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये F बराबर dp अपॉन dt, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं d अपॉन dt, m वेक्टर v भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो m को बाहर रख, तो m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt बराबर फोर्स। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है बच्चे ये है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमको फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन मिलता है। तो यहाँ पर क्या कहानी है, कहानी ये है केस फर्स्ट क्या है, इफ मास इज कांस्टेंट। अगर मान लीजिए बॉडी का मास क्या है, कांस्टेंट है, तो बॉडी का मास अगर कांस्टेंट है तो आपके पास क्या हो जाएगा, dm अपॉन dt क्या होगा, 0 होगा। कोई भी आपके पास फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो फंक्शन जो कांस्टेंट का फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो कांस्टेंट का फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 है, तो यहाँ dm by dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे f बराबर m dv अपॉन dt, और ये क्या है बच्चे, dv अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो हम इसको लिखते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन बराबर 4। तो ये क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक पार्ट है, ठीक है। मतलब अगर बॉडी में देखो एक्सीलरेशन f इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन है ना, तो अगर बॉडी में एक्सीलरेशन है इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर फोर्स है। तो दुनिया में पहले कौन आया, फोर्स आया कि एक्सीलरेशन, तो पहले कौन आया, फोर्स आया, ठीक है। पहले कौन आया है, फोर्स आया है, पहले कौन आया है, फोर्स आया, देन आया है एक्सीलरेशन। तो पहले एक्सीलरेशन नहीं आया, पहले फोर्स आया। तो अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो फोर्स है, मतलब इम्बैलेंस फोर्स है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इम्बैलेंस फोर्सेस। अगर मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ तो मैं अर्थ सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो अर्थ सरफेस मेरे पे उतना फोर्स लगा रहा है, तो मेरा जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है वो क्या है, बैलेंस है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स का सम है वो क्या है, 0 है। अगर मैं ऐसे भागता हूँ या ऐसे गिरता हूँ तो मुझे इधर पे फोर्स लग रहा है। अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, जितना फोर्स आपका राइट में है उतना फोर्स इधर लेफ्ट में है, या राइट में आपका राइट इधर राइट में है उतना उधर लेफ्ट में फोर्स है, तो मतलब फोर्स क्या है, बैलेंस है। तो मैं रुका रहूंगा, मेरा एक्सेलरेशन 0 रहेगा। अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो भी वो इक्विलिब्रियम में है, तो वहां पे फोर्स लगने वाला क्या है, 0 है। मतलब एक्सेलरेशन आपको तभी मिलेगा बॉडी में जब आपके पास इम्बैलेंस फोर्स रहेगा, और यहाँ पर फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फोर्स बराबर अगर मास इनटू एक्सेलरेशन है तो हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इम्बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू क्या मिला है, 4 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इनटू अगर एक्सेलरेशन है तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता था आपके पास, mdv अपॉन dt और प्लस vdm अपॉन dt। अगर मास कांस्टेंट होता था तो ये मिलेगा, ठीक है, समझे बात को। मास अगर कांस्टेंट रहेगा तो ही ये मिलेगा, अगर मास कांस्टेंट रहेगा तो ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब केस सेकेंड पे हम लोग आते हैं। तो केस सेकेंड क्या है बच्चे, इफ v इज कांस्टेंट। अगर आपके पास v क्या है, कांस्टेंट है, एंड मास इज वेरिएबल, ठीक है। तो मास अगर आपके पास वेरिएबल है तो क्या होगा, dv अपॉन dt जो होगा 0 हो जाएगा क्योंकि v कांस्टेंट है, और dm अपॉन dt 0 नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल है। मास अगर वेरिएबल रहेगा तो डिफरेंशिएशन क्या रहेगा आपका, 0 नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो तो dv अपॉन dt क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन ये आपको मिलेगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आपको f बराबर क्या मिलेगा, v dm by dt मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है, ठीक। चलिए, ये जो दो फार्मूले हमने पढ़े हैं, m इक्वल्स टू f इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड f इक्वल्स टू v dm by dt, इन पर दो क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ले रहे हैं, जैसे 10th क्लास के बच्चों का लेवल है उस हिसाब से ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है बच्चे, ठीक है, इफ अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम, ठीक है, is moving with speed
4 meter per second, and after 10 second its speed become 20 meter per second. Find out force on body. क्या क्वेश्चन है बच्चे? If a body of mass 4 kilogram moving with speed 4 meter per second, after 10 second its speed become 20 meter per second. तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमको मास दिया है, कितना है? 4 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी पूरे फिजिक्स में जब भी पढ़ेंगे चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? शुरू में वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकंड, बाद में क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल ये है, इनिशियल क्या है? ये है। तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 4, और पास कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 10। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 16/10। कितना मिला? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स हो जाएगा आपके पास 16 इंटू 1.4। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 6.4 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आई होप आपको क्लियर। क्या किया हमने? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके पास कितना है? 20 माइनस 4/10। तो ए बराबर 16/10, तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया है। उसको मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको बॉडी पे फोर्स मिल जाएगा। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, आप खुद करिए। ठीक है, तो आप आंसर दे देंगे कमेंट्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ऐसा एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 2 किलोग्राम मास है। ठीक है, और t बराबर 0 पर या मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और ये आफ्टर 20 सेकंड, ठीक है, t बराबर 20 सेकंड पे आपका जो बॉडी है वो 2 किलोग्राम की बॉडी वो आपके पास 12 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो आपको फोर्स कितना लगाया था बॉडी पे वो निकालना। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे देंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं v dm/dt। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास ऐसा एक रॉकेट है। ठीक है, तो रॉकेट अगर आपके पास ऐसा है तो यहाँ पर फ्यूल भरा है। क्या भरा है? फ्यूल भरा है। तो फ्यूल जो है, तो फ्यूल का मास m होगा। तो फ्यूल यहाँ से बाहर निकल रहा है, बर्न होके बाहर निकल रहा है। तो फ्यूल का जो रेट है बर्न होने का वो dm/dt है। मतलब वो आपको 2 किलोग्राम पर सेकेंड से बर्न हो रहा है। कितना? 2 किलोग्राम पर सेकेंड से बर्न हो रहा है। और रॉकेट का जो मास है टोटल फ्यूल का मिला के वो कितना है? मान लीजिए 100 किलोग्राम है। क्या है? 100 किलोग्राम। ये रॉकेट और फ्यूल मिला के किसी मोमेंट पे कितना है? 100 किलोग्राम है। और फ्यूल कैसे बर्न हो रहा है? 2 किलोग्राम पर सेकेंड से। तो 2 किलोग्राम पर सेकेंड से बर्न हो रहा है। मास आपको रॉकेट एंड फ्यूल का मिला के कितना दिया है? 100 किलोग्राम। ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन द रॉकेट। ठीक है, तो रॉकेट पे फोर्स लगेगा तो किधर भागेगा? ऊपर की तरफ भागेगा। तो कितना फोर्स लगेगा? F बराबर होता है, सर हम जानते हैं, v dm/dt। बोले सर आपने ये फार्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि सर हमको dm/dt दिया है, ये मास है ना और ये पर सेकंड है, तो dm/dt दिया है। और आपको ये पहले से आपको यहाँ पर स्पीड चाहिए ना अपन को। यहाँ पर मान लीजिए रॉकेट का स्पीड कितना है? 100 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 100 मीटर पर सेकंड। तो आपको स्पीड दिया हुआ है एंड dm/dt दिया है। ये बोल रहा है कि फोर्स ऑन रॉकेट कितना होगा। ठीक है, तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स ऑन रॉकेट निकालना है। तो हमारे पास क्या है? v दिया है। v कितना दिया है? 100 मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं फोर्स बराबर कितना होता है? F बराबर v dm/dt। तो 100 और इनटू dm/dt कितना? 2 है। F बराबर कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन हो जाएगा। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है, पक्का क्लियर है।
तो जो दो हमने फार्मूले पढ़े हैं न्यूटन सेकेंड लॉ पे, तो न्यूटन सेकेंड लॉ पे क्या होता है, F बराबर ma होता है और F बराबर v dm/dt होता है। जब आपके पास मास कांस्टेंट रहेगा तो हम F बराबर ma लिखेंगे, और अगर v कांस्टेंट रहेगा तो हम F बराबर v dm/dt लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए, ठीक है, एक ट्रक है यहाँ पे ऐसा, ठीक, और यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कुछ ऐसा बॉडी या रेत रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से ये खुला हुआ है, तो रेत उड़ रही है यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड से रेत उड़ रही है। ठीक है, और ये रेत का जो मास है वो dm/dt जो गिर रही है, रेत के गिरने का रेट है वो है आपके पास 0.5 किलोग्राम पर सेकंड रेत यहाँ से गिर रही है। और कितना स्पीड से गिर रही है, 50 मीटर पर सेकंड से। तो ट्रक पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स आपको बताना है, तो फोर्स आप बता देंगे। ठीक है, क्या कहानी है, ट्रक पे रेत रखी हुई है, रेत पीछे की तरफ कितना भाग रही है, 50 मीटर पर सेकंड से, और आपके पास जो इसका गिरने का रेट है वो 0.5 किलोग्राम पर सेकंड से। आपको फोर्स बताना है। बहुत हल्का क्वेश्चन है, आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सी कहानी है। ये ऐसा नीट में क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको सिंपल सा क्वेश्चन करना है, सो आपको सीखना है, तो आप कमेंट में आंसर दे देंगे। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, न्यूटन थर्ड लॉ में न्यूटन क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ में न्यूटन ये बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो जितने भी एक्शन है वो सब रिएक्शन बताते हैं या रिएक्शन मिलता है। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, 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 every action has equal and opposite reaction, every action has equal and opposite reaction, every action has equal and opposite reaction, every action has equal and opposite reaction। आइए क्या है कहानी, ये मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, बॉडी पे फोर्स लगाया, किसने लगाया, अर्थ ने लगाया, कितना लगाया, mg लगाएगा। तो ये क्या करेगा, सरफेस को दबाएगा, सरफेस को प्रेस करेगा, कितना फोर्स से प्रेस करेगा, n से। तो सरफेस की बॉडी पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, n लगाएगा। तो n कितना लगाएगा, ऊपर लगाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एक्शन बोलते हैं। या फिर आपको ऐसा समझा देते हैं कि टेनिस का गेंद है, टेनिस का बॉल है, और मैं इसको दीवार पे ऐसे मारूंगा, भटाक, तो कहां पे गया, सरफेस पे एक्शन रिएक्शन हुआ। ये क्या था, जब हमने मारा भटाक, तो भटाक क्या था, आपका एक्सटर्नल फोर्स था, और एक्शन रिएक्शन कहां पे होगा, दीवार के सरफेस पे। तो बॉल गया तो किस पर फोर्स लगाया, दीवार पे लगाया। तो जो बॉल ने दीवार पे लगाया था वो क्या था, एक्शन था, और दीवार जो बॉल पे लगाएगी वो क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो एक्शन रिएक्शन आपको एकदम क्लियर हो गया। तो दीवार पे क्या लगा, एक्शन लगा, बॉल पे क्या लगा, रिएक्शन लगा। तो एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। अगर हम ऐसे मार रहे हैं बॉडी को, ऐसे हमने गेंद को मारा हुआ है या बॉल को ऐसे मारा हुआ है, आपके राइट मारा हुआ है, तो जो एक्शन होगा आपके राइट की तरफ होगा, जो रिएक्शन होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। तो मतलब एक्शन रिएक्शन क्या हुआ, आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। कहां लगते हैं, अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, आई होप आपको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्का, ठीक। चलिए
तो बच्चों आज थोड़ा सा पढ़ा दिया आपको, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो न्यूटन के तीनों लॉ हमने पढ़ लिए हैं, हमने थोड़े क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। दूसरा ये बच्चों की जो लेक्चर्स आ रहे हैं अभी 30-40 मिनट का ही बना रहे हैं, बट एक चीज और समझा दूं, जो लोगों का लेक्चर है 10 मिनट 5 मिनट के लिए तो एंटरटेनमेंट लेक्चर है, एंटरटेनमेंट हमको नहीं करना है। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में अब एक सिंपल सा टॉपिक थी, हमने न्यूटन के तीनों लॉ समझाए हैं, तो कम से कम 30-40 मिनट लगे होंगे, ठीक है। तो अगर न्यूटन के तीनों लॉ भी पढ़े हैं तो हमको इतना टाइम लग रहा है, तो बहुत सारी चीजें अगर फिजिक्स में पढ़नी है तो लेक्चर बड़े होंगे, तो आपको थोड़ा सा सब्र करके लेक्चर को बैठ के देखना पड़ेगा, 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, नोट बनानी पड़ेगी, तब जाके फिजिक्स समझेगा। तो ये बकवास ऐसे मजाक नहीं है कि आपको फिजिक्स समझने लग जाएगा, आप इसका भी लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे 10 मिनट 5 मिनट के लेक्चर अवेलेबल है, जिसमें बहुत एकदम एनर्जी के साथ बंदा पढ़ा रहा है, धाड़ 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 कुछ भी एकदम भयंकर तरीके से, आपको बहुत मजा आ रहा है लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि 10 मिनट में फिजिक्स का कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर टॉपिक एक टॉपिक समझ लीजिए, आप समझ लिए तो आपके पास लिंक लगी होनी चाहिए ना, तो आपने कुछ पढ़ा है तो कम से कम एक टॉपिक पढ़ा है तो उस पूरे लेक्चर में वो चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए या चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। तो मतलब एकदम गिरी हालत में भी ये अगर लेक्चर बना रहे तो ड्यूरेशन 30 मिनट से कम तो हो ही नहीं सकता है, 30 मिनट के आसपास तो रहेगा। ऐसे 10 मिनट 5 मिनट के लेक्चर से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप एकदम अगर फिजिक्स पढ़ना है आपको तो कमर कस लीजिए कि सर हमको फिजिक्स समझना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम कितना देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा घंटे 2 घंटे, एक ही लेक्चर को 3-4 बार रिमाइंड करके देखना पड़ेगा और उसको जाके फिर आपको तब चीजें समझेंगी। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप एकदम रिलैक्स होकर चिल करके सब्र करके बैठिए और लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। ये नहीं कि 30 मिनट अरे कौन देखे यार, फिर आप कपिल शर्मा लगा लीजिए, या फिर हालांकि कपिल शर्मा अपने अच्छा कॉमेडी करते हैं तो पता चला कि आप लेक्चर छोड़ के कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि कॉमेडी वीडियो देखने का जब टाइम है तब देखिए, लेक्चर छोड़ के कॉमेडी वीडियो मत देखिए, नहीं तो आपका कॉमेडी हो जाएगा पूरा। तो ये चीजों को समझिए और लेक्चर्स को देखते रहिए, ठीक है। आई होप आप थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं। हम अगले लेक्चर में आप कंटिन्यू लेक्चर आएंगे। मैं थोड़ा चीजों में ये था, इस वजह से लेक्चर 3-4 दिन नहीं आए हैं, बट अभी रेगुलर लेक्चर आपको आएंगे। थोड़ा सा मैं ये अच्छा हो रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।